इससे पहले हमने नाउन प्रोनाउन आदि के बारे में पढ़ा था। ओके, आज हम पढ़ेंगे कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ स्पीच। कंजंक्शन भी एक पार्ट ऑफ अ स्पीच है। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड एंड इट ज्वाइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस और द सेंटेंसेस टुगेदर। कंजंक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड है, ये दो फ्रेज को, सेंटेंस को या क्लाउजेस को एक साथ में जोड़ता है। जैसे कि राम एंड श्याम आर वेरी लेबोरियस। इसमें हम राम और श्याम दोनों को एक साथ में जोड़ रहे हैं, ओके, एंड के प्रयोग से। सो हियर वी कैन सी से दैट एंड इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन हियर। यहाँ पर एंड एक कंजंक्शन की तरह से यूज किया गया है। या आगे देखिएगा, आइदर ही इज गिल्टी और थीफ, या तो वो गिल्टी है, अपराधी है, या एक थीफ है। ओके, या इसके अलावा और भी हम काफी सारे कंजंक्शन के एग्जांपल्स ले सकते हैं। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंजंक्शन? कंजंक्शन के कितने टाइप्स हैं? कंजंक्शन को बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उसके 3 डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स हैं। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ओके। सेकंड सर इज, यस, सर सर स्क्रीन तो शेयर हो नहीं रही है, कुछ भी नहीं आ रहा, ब्लैंक आ रही है सर, ब्लैक ब्लैक। नहीं हो रही, एक सेकंड। जी सर, कुछ भी शो नहीं हो रहा। वन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। कंजंक्शन एक क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड है, जो कि दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को एक साथ में जोड़ने का काम करता है। ओके, जैसे कि हम एग्जांपल में ले सकते हैं। आयुषी, इनको जरा म्यूट करो सभी को। एग्जांपल में हम ले सकते हैं, राम एंड श्याम आर वेरी। राम एंड श्याम आर वेरी लेबोरियस। राम और श्याम क्या है? बहुत लेबोरियस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राम और श्याम को एंड के प्रयोग द्वारा कनेक्ट किया गया है। अब हम यदि इसको ब्रेक करना चाहें, इसको दो सेंटेंस में हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? राम इज लेबोरियस, उसके बाद श्याम इज लेबोरियस। यहाँ पे देखो, यहाँ हम देखते हैं राम लेबोरियस है, फिर आगे है श्याम लेबोरियस है। तो देखिएगा, इसमें हम पहले कॉमन चीज देख लेंगे। कॉमन क्या है हमारे पास में? लेबो इज लेबोरियस, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दो चीजें हैं हमारे पास, एक राम है और श्याम है, लेकिन दोनों की क्वालिटी एक ही है। ओके, तो अब हम दो सेंटेंस ना लिख के उसको हम एक ही सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब हम इससे पहले राम एंड श्याम। अब प्रॉब्लम ये आती है उसके बाद, तो इज लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के अकॉर्डिंग, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे फिट की जाएगी। एज यू नो, राम एंड श्याम, अब ये दो पर्सन हो गए अलग अलग, वहां पर इज नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? आर, ठीक है, आर लेबोरियस। तो इस तरह से हमने देखा कि दो सेंटेंसेस थे जिनमें सब्जेक्ट डिफरेंट थे, लेकिन वर्ब से, वर्ब क्या था? वर्ब के बाद में कॉमन चीजें थी। ओके, ऑब्जेक्ट या वर्ब कॉमन थे, उनको हमने जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया है। ओके, सो हियर एंड इज वर्किंग एज अ कंजंक्शन। एंड यहाँ पर एक कंजंक्शन की तरह से वर्क कर रहा है। ओके, अंडरस्टूड? आगे है, अदर ही इज थीफ और पुलिसमैन। या तो वो पुलिसमैन है या एक थीफ है, ठीक है। अब हम इसको यदि ब्रेक करना चाहें, ही इज पुलिस, सॉरी, ही इज thief, he is policeman। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसके प्लेस पे मे बी आर लिख सकते हैं।
he may be इसमें एक पॉसिबिलिटी दिखाई गई है, दो इसमें अलग अलग तरह के सेंटेंस हैं, उनको हमने एक साथ ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग किया है। यहाँ पर देखो दो अलग सेंटेंस किस तरह से हैं। फर्स्ट इज ही मे बी अ थीफ, वो एक चोर हो सकता है। ही मे बी अ पुलिसमैन, या एक वो पुलिसमैन हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, आइदर ही इज अ थीफ और अ पुलिसमैन, या तो वो चोर है या फिर एक पुलिसमैन है। तो हमने दो डिफरेंट सेंटेंसेस को एक साथ में जोड़ दिया है, और जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है वो है आइदर। ओके, और इस आइदर शब्द को हम कंजंक्शन बोलेंगे। अंडरस्टूड? So these were the examples of conjunction. Now what are the types of conjunction? Conjunction के कितने प्रकार होते हैं? There are three different types of conjunction. वो तीन तरह के conjunction है। Okay, first is coordinating conjunction. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम सेम तरह की चीजें जो होते हैं, नाउन है तो नाउन ही रहेगा, दूसरा वाला भी, प्रोनाउन है तो दूसरा प्रोनाउन रहेगा, ऑब्जेक्ट है तो दूसरा शब्द भी ऑब्जेक्ट रहेगा, वर्ब है तो दूसरा सब्जेक्ट दूसरा पर चीज है वो भी वर्ब ही रहेगी, या एडवर्ब है तो सेकंड वाली भी एडवर्ब ही होगी। यानी कि सेम टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विल बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, इसके एग्जांपल्स हम आगे समझते रहेंगे। सेकंड इज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये इसका अपोजिट होता है। सब ऑर्डिनेटिंग में हम क्या करते हैं, जैसे पहले था उसमें एक जैसी चीजें, नाउन है तो नाउन से जुड़ेगा, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन से जुड़ेगा, एडवर्ब है तो एडवर्ब के साथ में जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंट कर सकते हैं। ये होगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। आफ्टर दैट कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन में पेयर्स होते हैं किसी चीज के। ओके, उसमें भी सेम चीजें हो सकती हैं। तो ये हमारे इस तरह से हम कह सकते हैं, ये तीन तरह के कंजंक्शन होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। नाउ इनकी डिटेल स्टडी करें तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? A conjunction that joins two same kinds of the parts of a speech or the sentence is called coordinating conjunction. एक ऐसा कंजंक्शन जो दो एक तरह के यानी एक जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन करे, या सेंटेंस को या क्लाउज को ज्वाइन करे, दैट विल बी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स है: एंड, और, as well as, but, yet, so, etc. ओके, जैसे इसके एग्जांपल हम आगे देखेंगे सेंटेंस में, राम एंड रावण वर ग्रेट पर्सन, या ग्रेट, ठीक है, ग्रेट, राम के प्लेस पर हम राम एंड राम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि रावण को ग्रेट नहीं मानते हैं। राम एंड श्याम वर ग्रेट पर्सन, राम और श्याम ग्रेट पर्सन थे। यहाँ पर हम देखेंगे एक तो राम हुआ, ओके, दैट इज नाउन, एंड सेकंड इज श्याम, दैट इज आल्सो नाउन। ओके, तो अब हमने देखा कि नाउन है यहाँ पर पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पर भी नाउन है, और इनको कंजंक्शन एंड के द्वारा जोड़ा गया है। ओके, यदि हम इनको ब्रेक करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं, राम वॉज अ ग्रेट पर्सन। ओके, सेकंड हम इसको करना चाहें, श्याम वॉज अ ग्रेट पर्सन। ओके, हमने इनको जोड़ा है एंड के द्वारा। ठीक है, राम वॉज अ ग्रेट पर्सन एंड श्याम वॉज अ ग्रेट पर्सन। अंडरस्टूड? तो इस तरह से हमने कहा कि राम नाउन है और श्याम नाउन है, और इन दोनों नाउन को हमने एंड के द्वारा जोड़ दिया है। ओके, उसके बाद है यू एंड राम कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। यहां पर हम देखेंगे कि इसमें अलग अलग है दो, एक राम है एक यू है।
इसको लीव करेंगे। आगे देखेंगे, राजू एंड सुभाष आर गुड फ्रेंड्स। इसमें देखिएगा राजू एंड सुभाष दोनों ही क्या है, दोनों नाउन्स हैं। ओके, इसके बाद ही इज ऑनेस्ट एंड सिंसियर। ऑनेस्ट और सिंसियर दोनों कैसे वर्ड्स हैं, बोथ आर एडजेक्टिव्स। ओके, दोनों ही एडजेक्टिव वर्ड है। आफ्टर दैट, यू रन फास्ट एंड कॉन्टिन्यूसली। आप तेज और कॉन्टिन्यूसली दौड़े। तो ये दोनों कॉन्टिन्यूसली और फास्ट क्या है, ये एडवर्ब है। इसके साथ साथ हम प्रपोजिशन सॉरी प्रोनाउन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ही एंड हिज फ्रेंड्स आर गुड एट मैथ्स। यहाँ पर देखिएगा ही और क्या है, फ्रेंड, ये दोनों क्या है, बोथ आर प्रोनाउंस। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेम कैटेगरी के सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट्स को ये कनेक्ट करता है। नाउन है, सेकंड भी नाउन होगा। एडजेक्टिव है, सेकंड भी एडजेक्टिव होगा। एडवर्ब है तो सेकंड भी एडवर्ब ही होगा। और प्रोनाउन है तो सेकंड वाला भी प्रोनाउन होगा। इस तरह से ये सेम टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को या वर्ड्स को, फ्रेज को या क्लाउजेस को कनेक्ट करने में प्रयोग किया जाता है। ओके, आफ्टर दैट, ही इज द स्टूडेंट हु लिव्स इन योर हॉस्टल। ये वही स्टूडेंट है जो आपके हॉस्टल में रहता है। एंड whose father is the richest person in the city। ये दो अलग अलग तरह के क्लाउड फ्रेजेस है, ठीक है, और इनको एंड के द्वारा जोड़ा जा रहा है। अंडरस्टूड? तो ये था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में। यहाँ तक किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? सर फ्रेजेस वाला बता दीजिए, मतलब एक जैसे कैसे हुए हैं? फ्रेजेस और क्लाउजेस जो होते हैं, देखो फ्रेज का मतलब आप समझते हैं सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है, ठीक है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है, उसकी अपनी वर्ब भी होती है, लेकिन उसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलती है, ठीक है। जी। जैसे कि ही इज द स्टूडेंट हु लिव्स इन हॉस्टल, इसको हम यदि केवल यहीं तक लिखें और आगे के पार्ट को हटा दें, ठीक है, इसकी हिंदी बना के देखते हैं जरा। बताइए क्या है इसकी हिंदी? ये वही लड़का है जो हॉस्टल यह में रहता है। वो ही लड़का है जो हॉस्टल में रहता है, ठीक है। ये वही लड़का है जो आपके हॉस्टल में रहता है। उसके बाद है, ये भी यहाँ तक तो ये क्लाउज बन रहा है, ठीक है। क्लाउज इसलिए बन रहा है क्योंकि इसकी अपनी सेपरेट वर्ब है और मीनिंग भी है। लेकिन हम इससे आगे यदि लिखना चाहें, whose father, just a minute, whose father is the richest person in the city, ठीक है। तो अब आगे इसमें देखिएगा, ये है whose father is the richest person in the city, यानी इसका अर्थ हिंदी में क्या हुआ, बोलो? जिसके पापा मतलब रिचेस्ट है पूरी सिटी इसके में। पिताजी शहर के सबसे अमीर व्यक्ति है। अब इसमें एक चीज देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जिसके पिताजी शहर के सबसे अमीर व्यक्ति है। देखो इसकी मीनिंग तो निकल रही है, लेकिन जब इसमें शब्द लिख दिया जिसके, तो इसका मतलब है इसमें कुछ और भी ऐड होना चाहिए। ये पता और नहीं क्या है ऐड? आप किसके। इसके, वेरी गुड। यदि हम लिखते राम के पिताजी शहर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो ये हो जाता फ्रेज, ये पूरा एक सेंटेंस हो जाता, ये एक क्लाउज हो जाती, ठीक है। लेकिन अब इसमें लिख दिया जिसके पिताजी सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है जब उसमें कुछ और भी ऐड होना हो, ठीक है। अंडरस्टूड? वो ये डिपेंडेंट क्लाउज है, यानी दूसरे पर डिपेंड है। इस जिसके को पूरा करने के लिए हमें
ये शब्द, ये वाले शब्द भी एक सेंटेंस भी ऐड करना होगा। तो इसका मतलब है जब मीनिंग पूरी क्लियर ना हो और सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड हो तो वो डिपेंडेंट क्लाउज बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक फ्रेज है, ठीक है, यहाँ पे वैसे हु के साथ भी इसको कनेक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे दो फ्रेज को, ठीक है, एक साथ में कनेक्ट किया जा रहा है। अभी हमने बताया था जो फ्रेज को फ्रेज से कनेक्ट करेगा, नाउन को नाउन से कनेक्ट करेगा, प्रोनाउन को प्रोनाउन से कनेक्ट करेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से कनेक्ट करेगा, एडवर्ब को एडवर्ब से कनेक्ट करेगा। ये तो सब हिंदी में है, ठीक है। ओके सर। फ्रेज, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, ये दोनों फ्रेजेस हैं, ठीक है, ये फ्रेजेस को सर? एंड के द्वारा करेक्ट किया है। सर ये जो पहला वाला क्लॉज है वो तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा वाला डिपेंडेंट है, तो फिर देखो ऐसे यहाँ कंजक्शन हो जाते हैं। इसमें सुनो, इसमें ये है, ये वही स्टूडेंट है जो आपके साथ में रहता है, और इसके साथ साथ हमने ना इसको आगे दूसरे वाले से कनेक्ट किया है, या हम हु लिव्स इन योर हॉस्टल को हटा दे, ही इज द स्टूडेंट, ही इज द स्टूडेंट, वो पूरा गलत है, ऐसे क्लाउज बन रहा है, हम इसको केवल यहाँ पर लेके चलेंगे, ही इज द स्टूडेंट बस, ठीक है। यदि हम उसको हु लिव्स इन योर हॉस्टल है, वो गलत हो जाएगा, वो फ्रेज नहीं बनेगा, वो क्लाउज बनेगा। क्वेश्चन आपका सही है, जो आपकी क्वेरी है कि ये तो क्लाउज बन रहा है, हम उसको छोड़ देते हैं, हम केवल यहीं तक लेंगे, ही इज द स्टूडेंट, ये वही स्टूडेंट है, ठीक है। अब ये फ्रेज बन रहा है, ओके, इसको केवल यहाँ तक लीजिएगा, ये वही लड़का है, ओके। और एग्जाम्पल गलत है वहां पर, अंडरस्टूड। दोनों ही ये फ्रेज हो गए हैं। अब आई समझ में? यस सर। हेलो, अब तो कोई समस्या नहीं है। नो सर। यदि हम इसको क्लाउज बनाना चाहते हैं तो ये पूरा वही लिख देते, ठीक है। इसको यदि क्लाउज बनाना चाहे, देखो, he is a student who lives in the hostel, ये तो हो गया, क्या हुआ, क्लाउज। his father is the richest person in the city, okay। अब क्या है, देखो ये दो अलग अलग तरह के क्लाउज हो गए पूरे सेंटेंस। दोनों क्लाउज का मतलब होता है एक तरह से पूरा सेंटेंस, इसकी अपनी पर्सनल मीनिंग हो, ठीक है। इसकी हिंदी बनाने की यदि हम कोशिश करें तो बताइए क्या बनता है, बोलो। ये वो ही लड़का है जो हॉस्टल में रहता है, ठीक है, यही हुआ ना। सेकंड क्या है, उसके पिताजी शहर के सबसे अमीर व्यक्ति है, ठीक है। उसके पिताजी शहर, तो अब क्या है, दोनों की अपनी पर्सनल मीनिंग निकल रही है ना। ये वही लड़का है जिसके पिताजी हॉस्टल में, सॉरी, जो हॉस्टल में रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्लाउज कह सकते हैं दोनों को, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, लेकिन यदि इनको जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। कैसे कह सकते हो ये क्लाउज है, क्योंकि इसकी खुद की सेपरेट वर्ब है, इसकी सेपरेट कंप्लीट मीनिंग निकल रही है और दूसरे वाले की, ओके। तो ये दोनों क्लाउजेस हो गए हैं और क्लाउजेस को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। सर नीचे वाला तो डिपेंडेंट क्लॉज होगा ना? ये भी इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। देखो हम इसमें हमने लिख दिया हिज फादर, उसके पिताजी, अब कोई भी हो सकता है, हम ये पूरा सेंटेंस है, उसके पिताजी, राम के, जय के, विजय के, किसी के
लेकिन हम इसमें यदि हुज लिख देते, हुज का मतलब हो गया जिसके, अब जिसके कौन, कोई भी ढूंढना पड़ेगा हमें ना किसके, ठीक है, अंडरस्टूड। सर उसके भी तो नहीं पता, हिज फादर मतलब। नहीं, ये प्रोनाउन है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर हम केवल हिज को प्रोनाउन ले रहे हैं और ये माना जाएगा, ठीक है, लेकिन हुज में नहीं पता कि किसके हैं, ठीक है। अब आता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का अपोजिट है, ठीक है। इसमें हम कह रहे थे प्रीवियसली में कि उसमें दोनों सेम काइंड के पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच और द सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज दैट who joins two different kinds of parts of speech or the sentence, जो different kinds of parts of speech या sentences को connect करेगा, that will be subordinating conjunction, okay। इसके कौन कौन से subordinating conjunction के examples हैं? as, because, since, if, thou, although, that, after, till, until, unless, whether, lest, as, if, in case, so that, as long as, which, when, where, why, how, as though, etc. इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, कुछ इनके सेंटेंस के एग्जांपल देख लेते हैं। राम said that he would buy a new car। अब आप इसको देखिएगा, राम said, राम ने कहा, अब क्या कहा, that he would buy a new car। यहाँ पर हम देखेंगे, देखो राम said एक मेन क्लाउज है, ठीक है, उसके बाद है he would buy a new car, ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज है, सबऑर्डिनेट होती है यानी कि ये डिपेंडेंट है दूसरे पर, ठीक है। उसके बाद है he was awarded as he fought bravely, वो उसको अवार्ड मिला क्योंकि इसने ब्रेवरी के साथ में लड़ाई की या लड़ा। if he says so I shall believe, यदि वो ऐसा कहता है तो मैं बिलीव करता हूँ, ओके। इसी के साथ साथ सॉरी, he is honest though he is poor, वो ईमानदार है किंतु बेशक शायद वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। और he is honest although he is poor, मीनिंग दोनों की सेम है, लेकिन इसमें दो और although में डिफरेंस ये होता है कि दो के साथ बाद में हम कोमा लगाते हैं और although के बाद में हम कोमा नहीं लगाते, ओके। उसके बाद he was punished because he did not complete his work, उसको पनिशमेंट मिला क्योंकि उसने अपना होमवर्क नहीं किया था। इसके बाद he works so hard so that he may pass, वो बहुत मेहनत करता है ताकि पास हो जाए, ओके। इसके बाद he looks as if he is tired, ऐसे दिखता है जैसे कि वो थका हुआ हो। उसके बाद है सॉरी, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है a conjunction that comes in pair to join two same kinds of parts in speech। ये भी दो सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करने के काम आता है, ओके। लेकिन ये क्या होता है, इट इज इन द पेयर, ये पेयर में रहता है, ओके। इससे पहले वाला पेयर में नहीं था, जैसे either or, neither nor, not only but also, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। either रमेश will do it or he will call you, या तो रमेश इसको करेगा या फिर आपको कॉल करेगा। या you can neither read nor write, ना तो आप पढ़ सकते हैं ना ही लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ she is not only intelligent
बट ऑल्सो लेबोरियस। वो केवल इंटेलिजेंट ही नहीं है बल्कि लेबोरियस भी है, यानी मेहनती भी है। आई वुड रादर डाई देन बैग। भीख मांगने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। ही हैड नो सून, और उसके बाद है नो सूनर का प्रयोग होता है। आई हैड नो सूनर कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, लीव इट। ही इज बोथ टीचर एंड राइटर। वो एक टीचर भी है और एक राइटर भी है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट कंजंक्शन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सिंस और बिकॉज का प्रयोग कहाँ पर होता है? सिंस का प्रयोग होता है चूंकि के अर्थ में, ठीक है, और बिकॉज का प्रयोग होता है क्योंकि के अर्थ में, ठीक है। और सिंस को कोई एक्शन के रीजन के लिए प्रयोग किया जाता है, इसी के साथ साथ बिकॉज को भी किसी एक्शन के रीजन के साथ में प्रयोग किया जाता है। एंड जो सिंस है उसका प्रयोग बिगिनिंग में किया जाएगा, ओके, और बिकॉज का प्रयोग बीच में किया जाता है। और सिंस का स्ट्रक्चर होता है पहले रीजन फिर रिजल्ट, और बिकॉज का स्ट्रक्चर होता है पहले रिजल्ट फिर रीजन। अब मेनली इसको हम देखते हैं कि रीजन पहले कैसे आएगा और रिजल्ट पहले कैसे आएगा। तो हम बिकॉज का प्रयोग देखते हैं। बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, नहीं इसको छोड़ दीजिए। He could not go to school because he was ill. वह स्कूल नहीं जा सका क्योंकि वो बीमार था। तो यहाँ पर हमने प्रयोग किया है बिकॉज का। यदि हम इसको सिंस का प्रयोग करना चाहे तो कैसे करेंगे? सिंस ही was ill, हम लिख सकते हैं he could not go to school, ठीक है। तो सिंस हमने इस तरह से यहाँ पे पहले प्रयोग कर लिया है और बिकॉज वाले को बीच में। सिंस ही वाज इल ही कुड नॉट गो टू स्कूल, क्यों? क्योंकि वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं जा सका। यहाँ पर हम देखेंगे कि सिंस का क्या है, एक रीजन हमने पहले ही दे दिया, ठीक है। और यदि रीजन पहले नहीं है, रिजल्ट पहले है, ठीक है। तो जब रिजल्ट पहले है और बाद में क्या है, रीजन के बाद में, सॉरी रिजल्ट के बाद में रीजन है। जब रिजल्ट के बाद में रीजन होगा तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? बिकॉज का प्रयोग करेंगे। जहां पर रीजन पहले ही है और बाद में हमने रिजल्ट दिया है तो किसका प्रयोग होगा? सिंस का प्रयोग होगा, ओके। अंडरस्टूड? कहीं कहीं बिकॉज का प्रयोग शुरुआत में भी किया जाता है, जैसे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी ही कुड नॉट गिव यू मनी, गरीबी के कारण वो आपको पैसा नहीं दे सका, ओके। उसके बाद है व्हेन और व्हाइल का प्रयोग कब होता है? व्हेन का प्रयोग तब होता है जब दो एक्शन है, ठीक है, लेकिन एक एक्शन और दूसरा एक्शन के बीच में बेसिक डिफरेंस है कुछ समय का, ओके। वो साथ साथ नहीं चल रहे हैं, वो आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यू विल गो व्हेन ही कम्स, जब वो आएगा आप चले जाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पहले एक एक्शन होगा दूसरा एक्शन बाद में होगा। लेकिन व्हाइल का प्रयोग तब किया जाता है जब दोनों एक्शन साथ के साथ चल रहे हैं। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हाइल टेकिंग टी, चाय पीते समय मैं टीवी देख रहा था। तो क्या है, चाय भी पी जा रही है और टीवी भी देखा जा रहा है, ओके। अंडरस्टूड? उसके बाद है बट और येट का प्रयोग कब किया जाता है? बट का प्रयोग भी अपोजिट में होता है और येट का प्रयोग भी अपोजिट में होता है, लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? बट का प्रयोग कब होता है? इट कम्स टू शो अपोजिशन बिटवीन टू नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ये किसी बट का प्रयोग है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब में अपोजिशन शो करने के लिए। लेकिन येट का प्रयोग होता है केवल दो वर्ब्स में अपोजिशन शो करने के लिए, ओके। तो बट का प्रयोग इस तरह से है, राम इज डेंसर
बट सीता इज सिंगर। यहाँ पर क्या देखें, राम एक डांसर है और लेकिन सीता एक सिंगर है। इसमें येट का प्रयोग नहीं होगा। येट का प्रयोग तभी होगा जब केवल वर्ब की बात होगी, ठीक है। जैसे ही, अब येट का प्रयोग है, ही अर्न्स मच बट डज नॉट स्पेंड। यहाँ पर एक्शन हो रहा है यानी वर्ब हो रही है, तो बट का प्रयोग नहीं होगा, बट के प्लेस पे येट का प्रयोग होगा। ओके, जैसे ही अर्न्स मच येट डज नॉट स्पेंड, वो कमाता तो बहुत है लेकिन खर्च नहीं करता। यहाँ पर हम देखते हैं अपोजिशन दोनों में ही है, यानी कि देखिएगा राम इज डांसर बट सीता इज सिंगर, और यहाँ पर दूसरे में येट में ही अर्न्स मच येट डज नॉट स्पेंड। तो यहाँ पर बट के प्रयोग में क्या था, नाउन था, राम और सीता नाउन है, डांसर और सिंगर क्या है, ये भी है, ठीक। तो ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है लेकिन यहाँ पर वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, येट वाले में, अंडरस्टूड। अब है एज सून एज। एज सून एज को हम बोलते हैं जैसे ही, हिंदी में इसको कहा जाता है जैसे ही। जैसे ही कब होता है, इट कम्स इन अफर्मेटिव सेंस, इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंस में होता है। सेकेंडली, इट कैन बी यूज्ड विद एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में ये प्रयोग किया जा सकता है, किसी भी तरह के, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वगैरह। इसी के साथ साथ इट गेट्स अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आफ्टर इटसेल्फ, इसके बाद में ये खुद अपने आप अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लेता है। ओके, जैसे कि as soon as I reached there they called me on the stage, जैसे ही मैं वहां पहुंचा उन्होंने मुझे स्टेज पर बुला लिया। ओके, as soon as the teacher entered the class the students stood up, जैसे ही टीचर ने क्लास में प्रवेश किया बच्चे खड़े हो गए। as soon as I went there she called her mother, जैसे ही मैं वहां गया उसने अपनी मां को बुलाया। ओके, यहाँ पर हमने देखा कि एज सून एज का प्रयोग होता है जब दो एक्शंस हैं और एक एक्शन के जस्ट बाद में दूसरा किया जा रहा है। ओके, देयर इज नॉट अ स्पेशल गैप, यहाँ पर्टिकुलर ज्यादा टाइम गैप नहीं है। ओके, एक एक्शन दूसरे पर ये समझिएगा कि कंटिन्यू हो जाता है दूसरे। ओके, और इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, यहाँ पर एज सून एज के साथ में कंडीशन को रखा जा रहा है, तो वहां पर देन का प्रयोग THEN देन या THAN देन, कोई सा भी देन का प्रयोग नहीं होगा। ओके, उसके बाद है नो सूनर। नो सूनर भी जैसे के ही तरह होता है बट ये नेगेटिव सेंस में होता है, ठीक है। सेकेंडली, इट कम्स इन ओनली इन द पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस में आता है केवल, और एज सून एज प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों तरह में आता था। उसके बाद नो सूनर का प्रयोग कब होगा, इट गेट्स इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर आफ्टर इटसेल्फ, ये इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर ले लेता है इसके बाद में। ओके, जैसे नो सूनर आई रीच्ड देयर देन दे कॉल्ड मी ऑन द स्टेज। अब नो सूनर के बाद में एक हमें ध्यान रखना है, नो सूनर आई रीच नहीं होगा, डिड आई रीच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नो सूनर डिड आई रीच देयर देन दे कॉल्ड मी ऑन द स्टेज, जैसे ही मैं, मतलब इसमें अर्थ है मैं स्टेज पर पहुंचा भी नहीं था कि तुरंत ही मुझे बुला लिया, मैं वहां पहुंचा भी नहीं था और तुरंत मुझे बुला लिया। हालांकि इसका मीनिंग भी है कि मैं पहुंचते ही मुझे बुला लिया, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में है। ओके, नो सूनर का प्रयोग नेगेटिव सेंस में है और एज सून एज का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में है। उसके बाद इफ और वेदर का प्रयोग किया, कहाँ किया जाएगा, इफ एज ए कंजंक्शन इट कम्स टू अराइज क्वेश्चन,
कंजंक्शन में यदि प्रयोग किया जाए तो ये क्वेश्चन को अराइज करता है। यस सर ये Yes. जो नो सूनर वाला है, इसमें इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर कहाँ आ रहा है? किसमें? नो सूनर वाले में। नो सूनर में it gets interrogative structure after itself। इंटरोगेटिव लिखा हुआ है ना, चलो अभी इसको देखता हूँ मैं, इंटरोगेटिव है या पॉजिटिव। वैसे तो ये पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव रहेगा, चलो मैं इसको देख के भी बताता हूँ, ठीक है। एक्चुअली इट वाज प्रिंटेड, आई हैव टू सी इट फ्रॉम द बुक। ओके, बुक में से देखता हूँ, और किसी के पास यदि ल्यूसेंट है तो यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम दैट आल्सो। ओके, मैं भी इसको देख लेता हूँ, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस में तो आ रहा है, इंटेरोगेटिव सेंस में नहीं आ रहा है। यस, ओके यही तो सर। क्वेश्चन है ना। तो ये नेगेटिव सेंस होगा। इफ का प्रयोग कब होता है? या तो कोई डाउट कराया जाए, ठीक है, या फिर एक पॉसिबिलिटी की जाए कि यदि ऐसा हो जाता है तो क्या होगा। ओके, और वेदर का प्रयोग एक ये भी कंजंक्शन का प्रयोग क्वेश्चन अराइज करने के लिए किया जाता है, लेकिन अब दोनों के आंसर्स सॉरी एग्जांपल्स हम देखें तो फर्स्ट इज इफ का, he asked me if I go Delhi, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं दिल्ली जा सकता हूँ। तो यहाँ पे if का प्रयोग तब है जब वो इनडायरेक्ट में किया जाता है प्रयोग, तब वो क्वेश्चंस को अराइज करने के लिए है, ठीक है। सेकेंडली, इस जो वेदर का प्रयोग है उसका प्रयोग भी हम क्वेश्चन के लिए ही करते हैं। जैसे आपने देखा होगा इनडायरेक्ट में क्वेश्चन जब आता है यस नो टाइप के, ठीक है, तब उसमें इफ या वेदर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। ओके, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा, ठीक है, वो कैसा बनेगा? वो पॉजिटिव ही बनेगा, ठीक है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है? यानी कि जैसे ये पूछा था ही आस्क्ड मी इफ आई गो टू दिल्ली, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं दिल्ली जा सकता हूँ। देखो सेंटेंस में हम देख रहे हैं, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट में जब हम इनडायरेक्ट के बाद में इनडायरेक्ट में जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उसको हम पॉजिटिव साइड से लेते हैं क्वेश्चन को। ओके, तो इसका मतलब पहले भी हमें देखना होगा। नो सुनर डिड आई, इसमें नो सुनर वाले में इसमें पॉजिटिव ही है। Then I can't say or I can't confirm I have. So here we can say that it is used to show the doubt. डाउट को शो करने के लिए भी प्रयोग किया जाएगा, और वेदर का प्रयोग हुआ आई कैन, इसका एग्जांपल अलग जगह शो कर रहा है। उसके बाद है एज और लाइक। एज और लाइक का प्रयोग कब होगा? एज का मीनिंग भी होता है इसके जैसा या के समान, ठीक है, और लाइक का प्रयोग भी के समान भी होता है। दोनों को रिजेम्बलनेस शो करने के लिए होता है, एक जैसी क्वालिटी शो करने के लिए, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है एज प्लस सब्जेक्टिव केस, और लाइक का स्ट्रक्चर है लाइक प्लस ऑब्जेक्टिव केस। इसका बेसिक डिफरेंस आप ये समझ लीजिएगा, इसके स्ट्रक्चर का बेसिक डिफरेंस। ओके, इसके बाद दूसरा है एज प्लस सब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब और फिनिशेज अ सेंटेंस। एज फिर सब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब, ये एज का है, और लाइक का है लाइक प्लस ऑब्जेक्टिव केस कैन फिनिश अ सेंटेंस, ठीक है। वो सेंटेंस को फिनिश करने में लाइक के बाद में ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, ठीक है। जैसे एज he is singing as like me, अब इसमें वह क्या है? वह ऐसा गाता है जैसे कि मैं। अब यहाँ पे दोनों शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं एज और लाइक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर लाइक का मतलब सिमिलैरिटी है, ओके, और इस एज का मतलब यहाँ पे कंजंक्शन है, ओके।
एज के बाद में लाइक प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन लाइक के बाद में एज का प्रयोग नहीं होता है। ओके, शिट। ऑर्डर टू, ड्यू का मतलब भी के कारण होता है और इन ऑर्डर टू का मतलब होता है उद्देश्य के विरुद्ध। एक सेकेंड, इसका एग्जांपल देख लीजिएगा। ड्यू का प्रयोग यदि हम करें तो क्या होगा उसका? इट कम्स टू शो द रीजन फॉर एन एक्शन। ड्यू का प्रयोग किसी एक्शन के रीजन को शो करने के लिए होगा, और इन ऑर्डर का मतलब होगा इट कम्स टू शो द टारगेट ऑफ एन एक्शन। इसमें हम पहले ड्यू में रीजन बताएंगे, लेकिन इन ऑर्डर में हम टारगेट करेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ओके, तो ये भी रिजल्ट और रीजन की तरह से ही है। ठीक है, जनरली ड्यू कम्स amid the sentences। ड्यू जनरली सेंटेंस के बीच में आता है, लेकिन इन ऑर्डर टू बिगिनिंग में आता है। और ड्यू gets a noun or pronoun or the gerund after itself। यदि हम ड्यू टू का प्रयोग करें, इसके बाद में नाउन, प्रोनाउन या gerund का प्रयोग आएगा, और इन ऑर्डर का मतलब होगा it gets verb first after itself, और इन ऑर्डर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ओके, so that was all about the conjunctions. After that you have to give the you have to do the exercises। इसमें मैं कुछ वर्क दे रहा हूँ आपको। I am sending you the PDF file also, you can get it copied and make some other types of sentences or the structure related to conjunction। okay, अब आपको ये बनाने हैं। The class is over। If there are any queries, you can ask any question। कोई query है? Hello? No? Shall we leave the class? अभी तो है, ये तो पढ़ाई Hello? सर, और बाकी का तो कब पढ़ाओगे ये सब? बाकी का अभी नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। थैंक यू। ओके, कोई क्वेरी है यू कैन आस्क। ओके, Thank you, sir.